हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कल तक हम डिस्कस कर चुके हैं लिक्विड क्या होता है। ठीक है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है ना, और वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के फैक्टर्स डिपेंड किया थे कि किन किन पे वेपर प्रेशर जो है डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि यहाँ पे डिपेंड करना चाहिए, जैसे कि वेसल जो ले रहे हैं हम वो किस टाइप का ले रहे हैं। ऐसे वो ज़्यादा ओपन है ना, या फिर ऊपर से कुछ ऐसा है। ठीक है, इस टाइप का कंटेनर है। ठीक है, लगता है हमें कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन ठीक है, जो भी होगा ऐसा मतलब अजीब अजीब से कि एक का हमने ज़्यादा जो वो है सरफेस ऊपर वाला, इसको हमने ज़्यादा लिया, एक पे कम लिया। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम गलत है। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, तो वो अगर एवापोरेट हो रहा है ओपन कंटेनर पे, ठीक है, ओपन पे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। ऊपर की तरफ से 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ वही लग रहा है। यहाँ पे भी कितना लग रहा है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी कितना लग रहा था 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो तीनों जगह ओपन कंटेनर पे सेम लग रहा है प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तब भी ये क्या होगा, सेम रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी। ठीक है, ये दोनों रेट इक्वल रहती हैं जब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लिखते हैं नोट्स में। ठीक है, नोट कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट्स लिखें। नोट नंबर वन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, और शेप पे डिपेंड नहीं करता है वेसल के। ठीक है, वेसल के साइज़ और शेप पे डिपेंड नहीं करता है, और लिक्विड के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है जो हमें लगता है कि जो ये जो है वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना होगा, है ना, कि जितना ज़्यादा सरफेस हम उसको देंगे उतना ज़्यादा वो वेपराइज होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बल्क फिनोमेना है ना, बल्क में होने वाला फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना। इसके बाद हम वो चेक करते हैं कि इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। ठीक है, वीपी। तो पहली चीज़ तो वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड्स के लिए है ना, प्योर लिक्विड्स के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर प्योर लिक्विड इन द सेंस, देखो वाटर का जो वो होगा वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का, ठीक है, H2O। ठीक है, सिर्फ H2O है हमारे पास लिक्विड फेज में, तो उसका जो वो होगा वेपर प्रेशर, ठीक है, वो यहाँ पे भी सेम होगा। मतलब 10 लीटर H2O में भी सेम रहेगा, और फिर उसको अगर हम क्वांटिटी चेंज करें या अगर इवन दूसरे एटमॉस्फेयर में भी कैलकुलेट करें तब भी वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि फॉर प्योर लिक्विड जो वेपर प्रेशर जो होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है, ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं ना, तो इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं ना। वेपर प्रेशर, ठीक है, इज एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड इट रिप्रेजेंट्स P0, है ना, और P0 का मतलब कि ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, प्योर लिक्विड। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली डाटा हमें दिया होता है कि इसका जो वो है। अब जो मेन जो है जिसके लिए हम ये पढ़ते हैं वो है कि नॉन प्योर, है ना, फॉर नॉन प्योर लिक्विड्स। अब हम कैसे कैलकुलेट करें नॉन प्योर लिक्विड्स के लिए, तो देखो नॉन प्योर लिक्विड्स में क्या होता है,
पहले तो सिर्फ लिक्विड था, है ना, मतलब प्योर था, H2O प्लस H2O दोनों जगह, है ना, बिल्कुल कम्प्लीटली प्योर था वो सॉल्यूशन, है ना। अभी क्या कि हमने उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की, यानी मतलब दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग ले रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज करेगा अपने आप में, है ना। या मैं बोलूँ लिक्विड सॉल्ट एंड वाटर, तो वहाँ पे भी क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर चेंज करेगा अपने आप को। तो यहाँ पे हम दो टर्म यूज़ करते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अपने आप से वॉलेटाइल हो जाना, सॉल्यूट जो है कंप्लीटली मिक्स हो जाए सॉल्वेंट में, है ना। दूसरा नॉन वॉलेटाइल मतलब कि वो सॉल्यूट में मिक्स इतनी आसानी से ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें करते हैं। पहला, हो सकता है कि सॉल्यूशन में जो है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट हो वो वॉलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी, है ना। फिर दूसरा कि हमारे पास सॉल्यूशन है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है एंड जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल और सॉल्वेंट वॉलेटाइल, ठीक है। तो इनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, और इन दोनों के लिए मतलब इस चीज़ के लिए आया रॉल्ड्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉल्ड्स, तो उन्होंने एक लॉ दिया, है ना। तो हम वो डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगाते हैं रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ, तो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉलेटाइल कंपाउंड का जो होता है वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी प्योर स्टेट के, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस प्योर स्टेट, है ना, प्योर कंपाउंड, है ना। मान लो कि ये कोई था हमारे पास कंपाउंड ए और जिसका प्रेशर था पी, ठीक है। तो ये पी नॉट ए मतलब इसकी जो प्योर स्टेट में जब था ये, ठीक है, जब ये प्योर लिक्विड था, ये जो है ये क्या है, ये यहाँ पे कोई लिक्विड है ना, कोई लिक्विड है, तो वॉलेटाइल कंडीशन में वो अपनी प्योर स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो के नहीं होता, वो होता है एक्स, है ना। अभी क्योंकि देखो हम जो है यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई दूसरा लिक्विड था बी है अनदर लिक्विड नंबर 2, ठीक है। तो ये भी अपने आप में ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्स है, मतलब कि इसका ही ये, और ये जो वो है कांस्टेंट, अभी इसके बारे में बताऊँगा तो ये है क्या, तो ये है मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के कितने मोल्स हम यूज़ कर रहे हैं पूरे सॉल्यूशन में, है ना, इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। आप तो ये है रॉल्ड्स लॉ, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर उसका प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर कितना है, और वो अपने आप का उसका मोल फ्रैक्शन कितना है पूरे सॉल्यूशन में, है ना। तो एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, है ना। इसके बाद अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, ये तो रहा कि मतलब रॉल्ड्स लॉ है क्या, है ना, कि वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम पिछली चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, है ना, कैसे यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले को। सॉल्यूशन कंटेन्स वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल
सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन सॉरी है ना, कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एस से, वो कितना होगा। देखो सॉल्यूट, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ए है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है बी, वो मिलके बना रहा है एक सॉल्यूशन, है ना, एक सॉल्यूशन। तीनों एस से हैं इसलिए मैंने लिखा है ए प्लस बी बना रहे हैं सॉल्यूशन कोई, ठीक है, मिलके। तो इसका जो वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए अपने आप में कितना है एक्स है पी नॉट ए, पी बी कितना है एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। और अभी एक्स ए और एक्स बी को कुछ घुमा सकते हैं। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम कि ये जो आएगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पी एस, ठीक। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स ए की जगह पे अगर मैं एक्स नॉट मतलब एक्स बी माइनस 1 डालूँ तो यही अपने आप को चेंज करेगा, और चेंज करेगा कैसे कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस, अभी देखो ए की टर्म्स में मतलब मैंने बी की टर्म्स में यहाँ पे क्या मैंने कर दिया कि एक्स बी इक्वल्स टू मतलब 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है, मतलब ऐसे बाहर है ना, ये दोनों बाहर हैं, एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अभी इसको ओपन करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये, देखो पी ए एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा ये मिल जाएगा हमें, फिर एक यहाँ पे आएगा पी नॉट बी, सिर्फ पी नॉट बी है ना, तो वो है ये बाहर वाला, है ना। और पी नॉट बी मतलब माइनस पी नॉट बी और एक्स ए, ये दोनों अपने आप में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा ना। तो ये जो फॉर्मूला है कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम वॉलेटाइल के लिए। इसके उसमें रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ पहले हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऐसी थियोरी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वेपर प्रेशर में हमें दिया हुआ है इथेनॉल और मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल्स आर 45 mm of Hg and 88 mm of Hg, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो मतलब इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में E प्लस एम मिलके बना रहे हैं या M प्लस E मिलके बना रहे हैं एक सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में 92 ग्राम इथेनॉल है ना, 92 ग्राम इथेनॉल है और 32 ग्राम मीथेनॉल है, दो चीज़, ठीक है। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वीपी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो हमें दिया हुआ है कि पी नॉट, मतलब देखो ये जो दिया हुआ है हमें पी नॉट की वैल्यू दी हुई है ना, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंडीशन में है ना इथेनॉल C2H5OH, ये क्या है इथेनॉल, तो ये 45 mmHg है ना। फिर मीथेनॉल की बात करूँ तो मीथेनॉल होगा CH3OH है ना, C1 होता है ना इसमें, ये है 88 mmHg। सॉल्यूशन में अपने आप में खुद सॉल्यूशन जो है
92 ग्राम कंटेन करता है इथेनॉल को एंड 32 ग्राम कंटेन करता है मीथेनॉल को, ठीक है। तो अभी देखो इसमें मीथेनॉल के और इथेनॉल के अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करूँ तो इसका जो मोलर मास आएगा 46 अराउंड है ना, और इसका जो आएगा, इसका आएगा 32, ठीक है 32। तो यहाँ से मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो इसके C2H5OH प्लस CH3OH मिल के जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, ठीक है, सॉल्यूशन। अभी इसमें कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे पास मोलर मास है और गिवन मास है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, ये आएगा 2 और ये आएगा 1, 32 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो ये 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 1 मोल अपने आप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब लगाते हैं हम इसमें फॉर्मूला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, है ना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी P0A मतलब ये वाला है, तो 45 है ना, इनटू अभी देखो मोल फ्रैक्शन कितना आता है कि जो सॉल्यूशन में कितने मोल्स रहे होंगे, 3 मोल्स है ना, तो मोल फ्रैक्शन जो आएगा इसका वो आएगा 2/3 है ना, 2/3 प्लस 88 मतलब P0B है ना, इनटू इसका मोल्स कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। जिसके मोल्स कम, मतलब ये जो है ये तो है सॉल्यूट एंड ये है सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन ये कि अभी क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं है कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ रह गया हमारे पास कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे इसे 30 प्लस 88 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, ये तो है ना। तो इन दोनों को जब तुम प्लस करोगे ये आएगा 59.33, ठीक है। तो ये जो है 59 या 55 जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास mm ऑफ Hg, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इससे आगे डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब नॉन वॉलेटाइल हम सॉल्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है।